स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल सीरीज एकेडमी में। आज हम लोग सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से एग्जाम में पूछे जाते हैं 8 मार्क्स। बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 12th क्लास के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 8 मार्क्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप चाहते हैं कि आपका 100 में 100 मार्क्स आए तो इस चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कर लें और अंतिम तक बने रहें ताकि आपका 8 नंबर अच्छे से कवर अप हो सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं और इसका डेफिनेशन समझते हैं। CFS कहने का मतलब होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। परिभाषा की बात करते हैं तो यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि अकाउंटिंग पीरियड को, एक निश्चित पीरियड को, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं, दूसरे फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं, किसी खास समय अवधि को हम लोग कैश का या कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में पूरी जानकारी हमको कौन देता है? कैश फ्लो यानी कि CFS देता है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर बात करेंगे तो बिजनेस के लिक्विडिटी पोजीशन को दिखाने का काम करता है, जो कि हमको कैश पोजीशन को दिखाता है एग्जैक्टली कि कैसा है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो ये एक मैंडेटरी होता है। किसके लिए? तो जो भी लिस्टेड कंपनी है या कोई बड़ी कंपनियां हैं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सबको इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट, क्योंकि अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो अप नहीं करेंगे तो उनको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी नहीं मालूम चल पाएगा कि उनका बिजनेस में कैसा ग्रो चल रहा है, अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब हम लोग करेंगे CCE। कहने का मतलब कैश या कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश की बात करते हैं हम लोग तो कैश इन हैंड यानी कि हाथ में नकद या कैश एट बैंक, ये भी हमारा क्या है? कैश ही है। और कैश इक्विवेलेंट करने का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म या हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें होती है उसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ट्रेजरी बिल आ गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया। जबकि इसका का जो लाइफ स्पेन होता है बेसिकली वो 90 डेज का होता है, यानी कि 3 मंथ में वो विड्रॉल करना रहता है। ठीक है? कितने महीना? 3 महीना या उससे कम। ठीक है? चलिए अगर बात करें कैश फ्लो के टाइप्स की तो 3 टाइप्स होता है, इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो। यानी कि अपना ही पैसा का आवागमन कर रहे हैं, उसमें कोई ना तो परचेज कर रहे हैं ना तो सेल कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में हमारा नो फ्लो कहलाता है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला हमारा है इनफ्लो। इनफ्लो क्या होता है कि जैसा आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो उस आपका क्या हो रहा है? कैश आपका जा रहा है, यानी कि आउटफ्लो होगा। बट यहाँ क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो कहने का मतलब क्या हुआ? कहीं से पैसा आ रहा है, जैसे हमने सेल किया है कोई गुड्स को, उसके अगेंस्ट में मेरे पास पैसा आएगा तो हमारा वो कहलाएगा इनफ्लो। या डिवेंचर है या कोई फिक्स एसेट्स हमने सेल किया है या डेबिटर के पास से मेरे पास कुछ कैश आया है, वो सारा का सारा आपका इसके अंतर्गत रहने वाला है। चलिए क्लियर है ना? ये सब मेन पॉइंट है जिससे कि आपका 8 मार्क्स कंफर्म है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आउटफ्लो की बात करेंगे तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें हम लोग परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास एसेट्स आ रहा है, ना कि कैश आ रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। तो याद रखिएगा आउटफ्लो का मतलब ही होता है कैश का जाना। कैश हमारे पास से क्या होगा? जा रहा होगा। जैसे पेमेंट ऑफ द टैक्स एंड डिविडेंड के बारे में दे देना, या क्रेडिटर को पेमेंट करना हो गया, या मशीनरी या लैंड परचेज कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सब हमारा क्या होगा? आउटफ्लो रहेगा। नेक्स्ट की बात करेंगे नो फ्लो, तो इसमें हमने आपको पहले ही बताया कि अपना ही पैसा को रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना ही पैसा को रोटेट कर रहे हैं। जैसे कैश डिपॉजिट किए बैंक में, भाई पैसा पड़ा हुआ था उसको बैंक में रख दिए, तो हमारा पैसा हमारे पास में रहे या बैंक में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बैंक में है या बैंक से हम लोग निकाल ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपका किस में रहेगा? नो फ्लो ऑफ द कैश, मतलब इसमें हमारे पैसे रोटेट हो रहे हैं, ना कि एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ द कैश में 3 पिलर्स माना जाता है। पहला है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है। दूसरा है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो रहेगा इसके अंतर्गत। और फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब अगर हमको कैपिटल को इंक्रीज करना है या हम लोगों को कुछ लोन लेना है, बोरो करना है लॉन्ग टर्म के लिए चलाने के लिए, तो हम लोगों का ये फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा। यानी कि 3 पिलर काम करेगा, पिलर ए, पिलर बी और पिलर सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन में ये बात लिखा हुआ है कि दीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइज। आसान शब्दों में समझेंगे तो ये हमारा मेन ऑपरेशन उपार्जित करता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। एक बार इसको नोट करिए तो
चलिए नोट हो गया होगा ना। चलिए समझिए इसको क्या है। ये इनफ्लो है। इनफ्लो कहने का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश सेल कर रहे हैं, डेबिटर को ट्रेड रिसीवेबल हो रहा है, उधारी पैसे थी उसकी रिकवरी हो रही है, रॉयल्टी आ रही है, फी आ रहा है, कमीशन आ रहा है, ये सब का सब क्या कहलाएगा आपका इनफ्लो कहलाएगा। मतलब पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पैसे हमारे पास आ रहे हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब अगर आउटफ्लो की बात करेंगे तो सप्लायर को पैसा देना, वेजेज या सैलरी देना, टैक्सेस देना, ये सारा हमारा क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपका ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है और उसने म्यूचुअल फंड या बैंक या एनबीएफसी है, उसमें शेयर या सिक्योरिटी खरीदना या बेचना चाहता है या इंटरेस्ट या डिविडेंड प्राप्त करना चाहता है, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझते हैं। जैसे फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, खरीद या बिक्री जो हम लोग करेंगे वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि कहलाएगा। क्लियर है ना। फ्यूचर ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखिए हम अगर आज कोई सामान खरीद रहे हैं या कुछ शेयर खरीद रहे हैं बट उसको अभी हम नहीं रखेंगे, अभी बेचना नहीं चाहते, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, मतलब फ्यूचर में, तो यानी फ्यूचर में भी तो हमको पैसा देके जाएगा, मतलब कैश तो आएगा, फ्यूचर में ही आएगा लेकिन आएगा तो सही। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर और भी कुछ एग्जांपल है। जैसे फिक्स एसेट्स को बेचना हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को बेचना हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, या रेंट हमारा वेयर हाउस है या फिर कहीं अपार्टमेंट बना हुआ है उससे हमारे पास पैसे आ रहे हैं रेंट के तौर पे, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो हो रहा है, पैसे आवागमन हो रहे हैं। आउटफ्लो की बात करेंगे तो खरीदा हुआ एसेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या करेंगे, बेचेंगे, यानी वही देखो आउटफ्लो होगा कहने का मतलब हो गया कि खरीद रहे हैं इसको भी। किसको खरीद रहे हैं, लैंड को, बिल्डिंग को, प्लांट को, मशीनरी को निवेश कर रहे हैं, मतलब अभी खरीदे हैं बट फ्यूचर में तो सेल करेंगे, तो अभी क्या हो गया, पैसा तो मेरे पास से चला गया बट उसके बदले क्या आया, एसेट्स मेरे पास आया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, जैसे शेयर बॉन्ड किसी में लगा दिए, परचेज कर लिए तो उस कंडीशन में भी आएगा। इंटेंजिबल एसेट्स खरीदना जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल। कई बार क्या होता है कोई कंपनी बेच रही होती है अपनी एसेट्स टोटल को, तो अपना वो गुडविल को भी बेचता है। गुडविल कहने का मतलब उसका जो नाम नेम फेम है उसको भी कुछ वैल्यूएशन लगा के उसको भी सेल कर देता है, और अगला बंदा जो उस चीज को खरीदता है उसको ये बेनिफिट हो जाता है कि उसको नाम नहीं कमाना पड़ता है। मतलब ये गुडविल का टाइप्स है बेसिकली, डॉग कैट गुडविल हो गया, रैट गुडविल हो गया, कैट गुडविल हो गया, ये सब हम लोगों ने गुडविल चैप्टर में पढ़ा है, और नहीं पढ़े हैं तो इसको एक बार देख लेंगे, लिंक मैं डाल दूंगा चैनल के नीचे रहेगा इसमें डाला हुआ। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या रहता है। और फाइनेंशियल एक्टिविटी कहने का मतलब वैसा एक्टिविटी होता है जिसमें कैपिटल और बोरोइंग यानी कि उधार का साइज कंपनियों कंपोजिशन में बदलाव लाता है। चाहे जाहिर सी बात है कि अगर हमारा कैपिटल हमारा आज 5 करोड़ का लगाया हुआ है और हम उसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो हम जाहिर सी बात है लोन करेंगे, लेंगे, बोरो लेंगे, तो बोरो जब करेंगे तो हमारा जो 5 करोड़ था वो 10 करोड़ का होगा। बोरो तो होगा लेकिन कंपनी का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उससे पैसा रिकवर होने की पॉसिबिलिटी होती है। ये सारी चीजें इसके अंदर रहने वाला है। फिर अगर बात करेंगे इनफ्लो की बात करेंगे तो इशू कर दिए इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, है ना, ये इसके बारे में हम लोग शेयर चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। इसमें आपका इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन क्या रहता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आउटफ्लो की बात करेंगे, बाईबैक शेयर कहने का मतलब अपने ही शेयर वापस खरीद लेना है ना। कई बार ऐसे बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती है, जब उसका शेयर जो है मार्केट में लॉन्च हुआ है लेकिन कोई खरीद नहीं रहा होता है, तो उसको वैल्यूएशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, अपने ही शेयर खरीद लेता है वापस। खरीदने का मतलब क्या हो गया कि उसका वैल्यूएशन फिर से टारगेटिंग होने लगे है कि भाई कोई खरीद रहा है, उसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, तो ऐसा भी कंडीशन होता है कई बार, है ना। जैसे खास के सेल्स के जो बंदे होते हैं ना, कई बार अपने ही लोगों को कहते हैं यार खरीद लो फिर मैं पैसा रिफंड करवा दूंगा। बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन तो इसी में बंद हो गए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें बंद हो गए कि ऑनलाइन में सेल हो रहा था, मालूम चला उसको टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, बच्चों को परचेज करवा दे रहा है और उस कंडीशन में क्या कर रहा था, उसको फिर रिफंड भी करवा दे रहा था, और ऐसे में बहुत सारे संस्थान डूब गए। छोटी छोटी संस्थान, बहुत बड़ी बड़ी संस्थान बंद हो गई है, तो ऐसा भी रहता है, लूप होल है बेसिकली ये सब चीजें। तो रीपेमेंट लोन हो गया, बैंक लोन वापस करना हो गया, ब्याज लाभांश चुकाना हो गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रहता है। अब अगर बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मास्टर प्लान क्या रहता है, तो ये देखिएगा इनडायरेक्ट मेथड में बेसिकली क्या रहता है कि कोर कॉन्सेप्ट में समझिएगा, हमें उल्टे यानी रिवर्स चलते रहना है, नेट प्रॉफिट से शुरू करके और कैश फ्लो तक पहुंचना है, ये याद रखिएगा।
नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, नॉन करंट में पहुंचना है, वर्किंग कैपिटल बनाना है और टैक्स पेड करना है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रहता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर द टैक्स, टैक्स के पहले हम लोगों को नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस की शुरुआत कैसे करेंगे। तो इसमें जो भी ट्रांसफर हमारे पास रिजर्व है उसको ऐड करते हैं, प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का उसको भी ऐड करेंगे, इंट्रीम डिविडेंड है जो पेड किया गया है उसको भी हम लोग ऐड करेंगे, प्रोविजन एंड टैक्स जो है करंट ईयर का उसको भी इसमें ऐड करते हैं। तो इस कंडीशन से हमारा निकल के चला आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें जो लाभ घटा चुके थे पर कैश बाहर नहीं गया, मतलब देखो प्रॉफिट जो था हमारा उसको हम डिक्रीज कर चुके थे लेकिन हमारा कैश जो था वो बाहर नहीं गया, कैश हमारे पास ही रह गया, तो उसको तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। या फिर जो लाभ बढ़ा चुके थे, कई बार क्या होता है कि हमने एक्सपेक्टेशन कर लिया कि इस साल जो है मेरा 100 रुपीज हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो 20% इंक्रीज होगा यानी कि 120 रुपीज होगा, तो 20 रुपीज पहले ही निकाल लिए हैं, हुआ भी नहीं हमने पहले ही कर दिया, तो जो लाभ बढ़ा चुके थे ऑपरेटिंग आय नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है चलिए अब कई बार क्या होता है कि ये आइटम में क्या क्या चीजें हम लोग ऐड करते हैं, मतलब ऐड टू द आइटम्स की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स एसेट्स है ना। कई बार क्या होता है कि इस खर्चों को हम लोग लाभ में वापस जोड़ देते हैं, लेकिन ये क्या होता है नन कैश आइटम है बेसिकली। क्या है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, आज हमने एक बाइसिकल खरीदा है या कार खरीदा है, उसको अगर मैं बेचूंगा 10 ईयर्स बाद है ना, 10 ईयर्स बाद तब तक वो स्क्रैप हो रखा होगा, यानी कि उसका वैल्यूएशन पर ईयर जो है वो घटते चला जाता है। एमोटाइजेशन की बात करेंगे तो गुडविल, यानी कि इसमें अप्रिसिएशन होता है, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, राइट रिटर्न ऑफ हो गया, ये सारी चीजें रहता है। कई बार रिटर्न ऑफ हो गया, इसका वैल्यूएशन लेस कर दिया गया, तो ये सारी चीजें आइडन टू ऐड टू भी होता है। लॉस ऑफ द सेल, फिक्स एसेट में बेचने के समय कुछ हानि हो गया, वो सब हम लोग इसमें ऐड करते हैं बेसिकली। इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो होगा भुगतान, वो भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब लेस कौन कौन सा आइटम करेंगे, तो भाई प्रॉफिट किए हैं जो भी आइटम सेल किए उसके अंतर्गत तो उसको माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट रिसीव किए हैं उसको भी हम लोग माइनस कर देंगे, डिविडेंड रिसीव किए वो उसको भी माइनस कर देंगे, रेंट का पैसा रिसीव हुआ उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वर्किंग कैपिटल ऑफ द चेंजेज में क्या क्या चीजें होगा, तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो जो हमारा गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि कैश गया तो माइनस हो जाता है, मतलब लायबिलिटी बढ़ा तो कैश रुक जाता है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब बात करेंगे रूल की, कैश फ्लो स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या क्या होता है। द डिक्रीज जो करंट एसेट्स होगा है ना, डेब्टर कम हो जाना मतलब पैसे मिल गया है, इंक्रीज द लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर बढ़ना मतलब पैसे अभी रोक लिया गया है, पैसे अभी नहीं आए हैं, आने बचे हुए हैं। और भी क्या लेस होने वाले हैं, तो ये सब कैश फ्लो में हम लोग इफेक्ट करता है बेसिकली। क्या क्या चीजें, जैसे स्टॉक बढ़ना मतलब पैसे खर्च हो गया है, बिल्स पेबल कम होना, ये सब क्या करना है, इंक्रीज इन द करंट एसेट्स हो गया, डिक्रीज इन द करंट, इसको हम लोगों को रिकॉर्ड हटा के चलना होता है। अब फाइनल एडिशनल की बात करेंगे तो इनकम टैक्स पेड जो हम लोग प्रीवियस ईयर किए हैं उसको लेस कर देंगे, क्योंकि कैश जनरेशन फॉर्म ऑपरेशन कहते हैं किसको, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट को। तो याद रखिएगा इनकम टैक्स जो हम लोग प्रीवियस ईयर पे कर दिए हैं उसको हम लोग लेस कर देंगे। अब नेट कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होगा उसको हम लोग निकालेंगे इसके मदद से। ये एक फॉर्मेट है बेसिकली है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये आपके बुक में दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को नोट कर लेंगे। और सबसे मजे की बात क्या है समझिए, जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है आपका इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट ही लिखना है। विदाउट फॉर्मेट आप कुछ भी स्टार्ट नहीं करोगे, फॉर्मेट लिखोगे, वर्किंग करोगे, उसमें ऐड करते चले जाओगे, आपका आंसर अपने आप चला आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th क्लास में आप लोग फॉर्मेट भी याद करके रखेंगे, कि फॉर्मेट भी कई बार 2 मार्क्स का पूछ देता है कि ड्रॉ द परफॉर्मा ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है, इस तरह का। चलिए अब अगर फॉर्मेट का पार्ट ए की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहता है जिसको हम लोग बेसिकली, और उसके अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर द टैक्स वर्किंग नोट में डालते हैं, ऐड क्या करते हैं नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, लेस क्या करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लाइक इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव हुआ है, प्रॉफिट ऑन द सेल हुआ है, उसको हम लोग लेस कर देते हैं। चलिए उसके आगे देखते हैं हम लोग, ऐड क्या करते हैं, कैश इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज इन द करंट एसेट्स जो हो रहा है, करंट लायबिलिटी हो रहा है उसको हम लोग ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रहा है आपका करंट एसेट्स या डिक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी तो हम उसको लेस करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ डिक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी तो उसको हम लेस करते हैं। कैश जनरेट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करेंगे तो उसमें जो आपका टैक्स है, इनकम टैक्स पेड किया गया उसको हम लोग लेस करते हैं। क्लियर है ना।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर बात करेंगे तो प्रोसीड करते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ द फिक्स एसेट जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं इसके अंतर्गत। फिर प्रोसीड फ्रॉम द सेल इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट डिविडेंड हो गया। इसमें लेस क्या करते हैं तो परचेज जो हम लोग किए हैं फिक्स एसेट्स, ये इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें हम लोग उसको हम लोग लेस करते हैं। तो हमारा ये कैलकुलेशन ऑफ द बी पार्ट का निकल के चला आता है। फिर अगर सी पार्ट की बात करेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करेंगे तो प्रोसीडिंग करते हैं फॉर द इशू ऑफ द शेयर डिवेंचर किए हैं और प्रोसीड करते हैं लॉन्ग टर्म जो बोरिंग लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं वो, और लेस कर देते हैं हम लोग रीपेमेंट ऑफ द लोन या रिडक्शन है उसको पेमेंट कर रखे तो लेस कर देंगे, जाहिर सी बात है। इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड कर रखे तो उसको भी लेस कर देंगे। तो हमारा निकल के चला आएगा नेट कैश फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देखे होंगे हमने अभी जो फॉर्मेट दिखाया था उसमें आपका कैलकुलेशन ए है, कैलकुलेशन ए है, फिर कैलकुलेशन बी है, कैलकुलेशन सी है, यही सारी चीजें हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ द फाइनल कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो अगर नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन द कैश फ्लो इक्विवेलेंट में होता है तो एबीसी तीनों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट को उसको भी ऐड कर देते हैं, और क्लोजिंग कैश या इक्विवेलेंट होगा वो हम लोग को निकाल के अपने आप निकल के चला आएगा कि क्या है। तो बैलेंस शीट में हमेशा याद रखिएगा क्लोजिंग बैलेंस से हमेशा मैच होना चाहिए। बैलेंस शीट में क्लोजिंग अगर इसका आंसर आपका मैच करना है तो बैलेंस शीट तो इसमें बनाते ही हैं, तो बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उससे आपका इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ये फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका मैच करना चाहिए। मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब आपका गलत है। ये भी तरीका है जिससे हम लोग मालूम कर सकते हैं। और क्या क्या चीजें गलतियां करते हैं एग्जामिनेशन में वो समझ लीजिए। सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं जो एडजस्टमेंट की अतिरिक्त जानकारी में होती है। जैसे क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण, प्रोविजन फॉर द टैक्स प्रपोज्ड डिविडेंड फिक्स एसेट्स। ये क्या करते हैं ये हम लोगों को मतलब इसमें बच्चे जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं और वो गलतियां कर बैठते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या करते हैं तो कहते हैं जब टैक्स का बैलेंस सीट के अंदर भी हो और एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ हो तो वैसे कंडीशन में देखिए क्या बात करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर भी दिया हुआ और एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग प्रोविजन मेड जब करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एनबीपीटी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा उसमें हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देते हैं, और प्रीवियस ईयर जो टैक्स पेड कर रखा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं लेस कर देते हैं, अंत में लेस कर देते हैं। क्लियर है, उधर ऐड करेंगे और इधर लेस करते हैं। फिर देखिए ये प्रोविजन फॉर द टैक्स अकाउंट लेजर की बात करेंगे तो बैंक अकाउंट जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टोटल करते हैं हम लोग बाय बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस है वो यानी बैलेंस ब्रोट डाउन किया गया वो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है ना, और टोटल। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रपोज ऑफ द डिविडेंड का रूल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर रिवाइज्ड है ना, कहता है क्या नियम क्या बदल दिए गए हैं। तो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो होगा हमेशा इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है ना, क्या है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होता है। अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होता है ना, तो लायबिलिटी चैप्टर जो हम लोग डिस्कस किए हैं शुरुआत में 11th क्लास में उसमें हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसका लेक्चर आप लोग देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर बात करेंगे प्रीवियस ईयर की, प्रपोज डिविडेंड जो होता है केवल इसी का एक एडजस्टमेंट परीक्षा में भी किया जाता है, मतलब ये दिया जाता है जानबूझ के ताकि बच्चे लोग क्या करें गलतियां इसमें करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड का डुअल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है ये दोनों जगह पर दिखाए गए हैं। कहाँ कहाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होते हैं और फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस होते हैं। याद रखिएगा कैश आउटफ्लो में हम लोग लेस करेंगे जबकि वर्किंग नोट में हम लोग क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है फिक्स एसेट्स का बेसिकली आपका एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खाता का अलग ही दिया रहता है, जिसमें आपका ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, जिसमें हम लोग बैंक से परचेज वगैरह किए हैं वो बिल फिगर दिया रहता है, फिर सेल जो किया गया वो लॉस हुआ वो डेप्रिसिएशन हुआ, फिर बैलेंस क्लोजिंग, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रहता है। फिर बात करते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब दिया रहेगा तो क्या रूल उसको अपनाएंगे। तो एसेट्स जो हमारे पास है ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि ग्रॉस वैल्यू जो होगा उसी में बनाया जाएगा, मतलब बेचे गए एसेट्स आज तक का जो डिप्रिसिएशन हुआ यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है वो एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी कि बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नाम से दर्ज किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये ब्रह्मास्त्र टिप है जिसमें आपके 8 से 8 मार्क्स आएंगे और ये आएंगे ही आएंगे। क्या क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक होने वाला है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका फाइनल जो आंसर होगा हमेशा प्रश्न में क्लोजिंग कैश या
कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हो गए, आपके ये गलत होंगे। अब ये ध्यान रखेंगे, मैं अभी जो बता रहा हूँ उसमें से आप लोग ये गलतियां नहीं करें, नहीं तो आपका क्या होगा 8 में 8 मार्क्स नहीं आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए कि आपका जो फाइनल आंसर हमेशा जो प्रश्न दिया गया है उसमें क्लोजिंग कैश और इक्विवेलेंट जो कैश दिया गया है उसके बराबर आना चाहिए, हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। कहता है क्या कि परसेंटेज डिफॉल्ट जो कैलकुलेशन रूल क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे और फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस करेंगे। किसको लेस और किसके बात करते हैं, तो जैसे प्रश्न में जब डिवेंचर ब्याज की तिथि के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी ना हो, किसके बारे में ना दिया हुआ हो, किसके बारे में ना दिया हुआ हो, तो दिया हुआ नहीं रहेगा आपका किसके बारे में, तो वो है आपका जब आपको डिवेंचर ब्याज की तिथि के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी न रहे तो ब्याज हमेशा डिवेंचर ऑपरेटिंग बैलेंस में कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर बात करते हैं ब्रह्मास्त्र 3 की, तो अगर गुडविल घट रही है तो यानी कि रिटर्न ऑफ हो रहा है, यानी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये ऐड करेंगे। और अगर गुडविल बढ़ रहा है यानी खरीदी गई है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसका मतलब आउटफ्लो में क्या करेंगे, लेस करेंगे। एकदम सिंपल है, एकदम कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बात करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट को कभी भी कैश इक्विवेलेंट ना माने। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को कभी भी हम लोग कैश इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे, ये हमेशा फाइनेंशियल एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं और शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहते हैं। क्या रहते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहते हैं, ये ध्यान रहेंगे। उसके बाद है आपका अनरिटन कमीशन जो होता है, मतलब देखिए अंडर रिटन कमीशन है या डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ द शेयर है। तो ऐसे डिस्काउंट पे मतलब डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ द शेयर जो है आपके सिलेबस में नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो क्या करेंगे, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रूप में ऐड किए करेंगे और फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या करेंगे, लेस करेंगे। यदि अगर नकद भुगतान हुआ है तब, यानी कि कैश की बात हुई है तब। क्लियर है ना, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम जब होगा आपका तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर में स्वच्छ सुंदर फॉर्मेट ड्रॉ करें और वर्किंग नोट भी बहुत अलग से बनाएं और अच्छे से साफ साफ लिखेंगे और एडजस्टमेंट को पेंसिल से टिक करें ताकि कोई भी एंट्री छूट ना पाए। और माइनस आउटफ्लो या आइटम्स के हमेशा ब्रैकेट का प्रयोग करें। देखिए जब भी माइनस और प्लस का उपयोग करेंगे, प्लस का या माइनस का जो भी उपयोग करते हैं माइनस और प्लस, तो हमेशा ब्रैकेट का उपयोग जरूर करिएगा ताकि आपका नंबर ना कटे, ताकि आपका जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वो कॉपी आपका बहुत अच्छे तरीके से चेक करेंगे और ओवर राइटिंग नहीं करें। तो ये रहा आपका ब्रह्मास्त्र, जिसमें हम लोग बेसिकली 8 चैप्टर सॉरी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग 100 में 100 मार्क्स लाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और इस चैप्टर में हम लोग 8 में 8 मार्क्स लाएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम इससे पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से 8 मार्क्स पूछे जाते हैं।